हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम पहली बार बात करने जा रहे हैं केस स्टडी की चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 की मैंने अभी केस स्टडी नहीं कराई है आपको, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की केस स्टडी से। लेकिन इससे पहले कुछ चर्चा। बेटा देखो, आप केस स्टडी पहली बार कर रहे हो, ये सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करना कि मैं 12th बोर्ड्स के लिए कुछ कर रहा हूँ। बाबू क्लास 11th में ऐसा हो सकता है आप 10 स्कूल 20 स्कूल के बच्चे मेरे पास हो, ठीक है ना बेटा। कुछ एक या दो ही स्कूल सबसे ज़्यादा केस स्टडी देते हैं, बाकी तो कुछ 5-6 नंबर की ही केस स्टडी देते हैं 80 मार्क्स के पेपर में से। आपको लगेगा भैया ने तो हमारा टाइम ख़राब कर दिया, केस स्टडी करा करा कर बाबू स्कूल एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आया। तो बेटा आप ये मत सोचना कि आपके स्कूल ने कुछ नहीं दिया तो आप कुछ गेन नहीं करोगे। आप बेटा केस स्टडी से बहुत सारी नॉलेज तो गेन करोगे ही करोगे, एज वेल एज बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और कुछ बात करता हूँ बेटा, बोर्ड्स में केस स्टडी की लेंथ इतनी रहती है जो बेटा 1 घंटा आपका ख़राब करने के लिए बहुत होती है। तो केस स्टडी को पढ़ने का भी एक बेटा सिस्टमैटिक वे होता है, इस सिस्टमैटिक वे को भी समझना है। बाबू बोर्ड्स में कई बार केस स्टडी 1 पेज 2 पेज 3 पेज तक की भी आती है बेटा। आप खुद समझो, साथ साथ सीबीएसई बोर्ड बेटा केस स्टडी को हिंदी में भी प्रिंट करता है बेटा। तो कहीं ना कहीं बेटा इट विल क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर। आप खुद सोचो, पहले 3 पेज इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं, फिर 3 पेज हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन 6-6 पेज का दे दिया सीबीएसई बोर्ड ने। और बेटा हम क्या करते हैं, डेटा हैंडलिंग इज अ क्रिटिकल टास्क इन दैट केसेस। बेटा आप पहला पेज पूरा पढ़ देते हो, दूसरा पेज पूरा पढ़ देते हो, बाबू तीसरा पेज पूरा पढ़ते हो, सारा केस पढ़ दिया आपने। जब रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा हम इतना डेटा हैंडल कर नहीं पाए, तो बेटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा हम सोच भी नहीं पाए। अब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, अब हमारा माइंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा बेटा, फिर दोबारा हम केस पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा अगर ऐसा सोचोगे तो आज की तारीख में 90% मार्क्स की केस स्टडी आती है बोर्ड्स में। फिर तो बेटा आपका ज़रूर पेपर पूरा हो गया, फिर तो 3 घंटे का पेपर ऑटोमेटिकली 4 घंटे का है। तो बेटा पढ़ना कैसे है केस स्टडी को, ये समझ लो। तो बाबू चाहे हमें 1 लाइन का केस दे, चाहे हमें 2 लाइन का केस दे, चाहे हमें 10 लाइन का केस दे। मान लो बेटा केस आया मेरे पास 10 लाइन का, और मान लो ये 10 लाइनें लिखी हुई है, मैं कभी भी बेटा केस से शुरुआत करूंगा ही नहीं। कसम खा लो बेटा, पहले केस कभी नहीं पढ़ना। बेटा हमेशा पहले ये देखो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। और मान लो एक बार मेरे से क्वेश्चन ने 4 पार्ट पूछ लिए, और चारों पार्ट मुझे कहता है 1.5 नंबर के हैं, और टोटल क्वेश्चन 6 मार्क का है। मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसे है, 4 रिक्वायरमेंट पूछ रखी हैं और एक बहुत बड़ा सा मुझे केस दे रखा है। ऐसे केसेस में बेटा हमेशा पहले 2 रिक्वायरमेंट को रीड कर लो। ऐसा करने से क्या होता है बेटा, हमारा माइंड बेटा केस को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देता है। हम बेटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। दिक्कत क्या आती है बेटा, बच्चा पहले पढ़ता है केस, 1-1 पेज 2-2 पेज हम केस पढ़ देते हैं बेटा, डेटा हैंडल कर नहीं पाते, और जब तक रिक्वायरमेंट समझ में आती है तब तक केस जा चुका होता है बेटा दिमाग से, और बेटा फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर ऐसे करने लगोगे बेटा बस फिर तो हो गया बहुत अच्छे से गुजारा, फिर नहीं बेटा पेपर पूरा हो सकता। आप बेटा सबसे पहले पढ़ो रिक्वायरमेंट, फिर बेटा केस पढ़ो, हमारा माइंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। और बेटा जब 2 रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन लिख दोगे, तो बची हुई 2 रिक्वायरमेंट पढ़कर दोबारा केस पढ़ लो। तो बेटा मेरा मानना यह है, एक बारी में 2 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी चाहिए। और रेयर क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें 2 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूछी होती है, रेयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेटा। जनरल केस में बेटा 1 या 2 ही रिक्वायरमेंट होती है हर क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, इस इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की केस स्टडी। अब बेटा सबसे पहले ये बता देता हूँ हम किस बुक से पढ़ने वाले हैं बेटा। हम अलका धवन से पढ़ रहे हैं बेटा, एपीसी पब्लिकेशन की बुक है, और बेटा ये 2021 एडिशन है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 2 की केस स्टडी की, और अगर मैं देखता हूँ बेटा इस बुक में चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 28 से। और बेटा पहले इस पूरे चैप्टर की समरी लिखी गई है।
तो बेटा अगर मैं सारी समरी को स्किप कर दूं तो मैं पहुंच कहाँ जाता हूं बेटा, मैं पहुंच जाता हूं पेज नंबर 49 पर। और पेज नंबर 49 पर कुछ MCQs दिए गए हैं बेटा, जो मैं बिल्कुल बाद में करने वाला हूं। उसके बाद बेटा मैं देखूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हैं। मैं उन सबको स्किप करके पेज नंबर 66 पर आ गया हूँ। यानी कि इससे पिछला मुद्दा बेटा कोई भी केस स्टडी नहीं है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, पेज नंबर 66। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने ढंग से सुना है ना मुझे बैच में, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत ही क्विक होगी। तो बेटा मैं पढ़ता हूँ, एक ही लाइन का केस है बेटा, कहता है इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेड एग्रीमेंट मेड बाय वन ऑनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बेटा बोलता है ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ऑनर अगर कोई एग्रीमेंट कर दे तो वो सारे ऑनर के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों दैट सिंपल आंसर इज पार्टनरशिप। बेटा याद करो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। वो बोलता है द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा लास्ट लाइन बड़ी काम की है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सारे मिलकर बिजनेस चला सकते हैं और कोई एक इंसान सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। इसको हम प्यार से बेटा म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। और बेटा म्यूचुअल एजेंसी में भी मैं यही बात बोलता हूं बेटा कि सब पार्टनर प्रिंसिपल हैं, सब पार्टनर एजेंट है बेटा। अगर एक एग्रीमेंट पे एक पार्टनर ने साइन कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनर तेरे ऊपर लगेगा। बेटा दिस एक्ट इज बाइंडिंग ऑन होल ऑफ द फर्म। बेटा पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देता है एक पार्टनर अपने एक्ट से। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा केस था बेटा, इसका आंसर है पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं बेटा केस स्टडी नंबर 2 की तरफ। 2 लाइन का केस है बेटा। ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है कि आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। अगर 1 या 2 लाइन है बेटा सीधा केस पढ़ो, क्या डेटा भूल जाओगे आप इतनी जल्दी। तो प्यारे बच्चों मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ अभी। तो द बिजनेस एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 50,000 बट द डेट दैट रिमेन अनपेड आर 80,000। कहता है किसी बिजनेस में एसेट 50,000 रुपये की हैं लेकिन कर्जा 80,000 रुपये का है। वट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर टेक इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्टनरशिप फर्म with Anthony and Akbar as partner, which of the 2 partner can the creditor approach for the repayment of debt? Explain by giving reason। मेरे प्यारे बच्चों कहता है बिजनेस में एसेट 50,000 की हैं और बिजनेस में लाइबिलिटी बेटा 80,000 की हो चुके हैं, डेट 80,000 के हो चुके हैं। कहता है क्या होगा बेटा अगर ये फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर हो आप तो बेटा सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। That means beta in case of business assets are not sufficient to meet the business liability, the sole proprietor's personal asset could also be sold out। तो बेटा ऐसे केसेस में 30,000 रुपये के लिए क्रेडिटर सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट बिकवा सकते हैं। और बेटा तब क्या होगा अगर ये पार्टनरशिप फर्म हो बेटा एंथनी और अकबर की। बेटा तब भी बात सेम है बेटा, क्योंकि पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो बेटा क्या पर्सनल एसेट बेची जा सकती हैं बेटा अकबर और एंथनी की, दोनों की बेची जा सकती हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछता है कि क्रेडिटर पहले किसको अप्रोच करे, अकबर को अप्रोच करे या एंथनी को। बेटा आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप खाली ये नहीं बोलती कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल। ज्वाइंटली मतलब मिलाकर तो आप लायबल हो ही हो, एंथनी और अकबर दोनों तो लायबल है ही हैं अपनी PSR में, लेकिन बेटा आप इंडिविजुअली भी लायबल हो। तो बेटा आप किसी भी पार्टनर को पहले अप्रोच कर सकते हो और उससे कह सकते हो कि मेरे 30,000 रुपये दे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी केस स्टडी नंबर 2 भी खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 3 की तरफ। बेटा इसने एक मुझे 5 लाइन का केस दिया गया है और मेरे सामने 4 रिक्वायरमेंट हैं ABCD।
तो बेटा मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब ये 1 लाइन 2 लाइन का केस नहीं है, अब थोड़ा बेटा लेंथ बढ़ने लगी है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर ए की, रिक्वायरमेंट की, कहता है एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ रिमेनिंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में रहने के 2 फायदे लिखो। और आपको पता है बेटा, क्या हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाई है कि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? तो बेटा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस पढ़ रखी हैं, 5 पढ़ रखी हैं, कोई 2 चिपका देना बेटा। बी पार्ट बोलता है एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग टू आर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में चले जाते हो तो उसके क्या फायदे हैं बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारी एडवांटेजेस कंपनी की भी पढ़ रखी हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर लो, आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात कर लो बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये भी हम चिपका सकते हैं। आगे बढ़ो जी, पॉइंट नंबर सी, वट रोल विल हर डिसीजन टू गो नेशन वाइड प्ले इन हर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? और डी रिक्वायरमेंट, वट लीगल फॉर्मेलिटी विल शी हैव टू अंडरगो टू ऑपरेट अ बिजनेस एज अ कंपनी? मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि केस क्या हो सकता है, ठीक है ना। मैं और पक्का बता रहा हूँ, जब मैंने रिक्वायरमेंट नंबर सी पढ़ी और जब मैंने रिक्वायरमेंट नंबर डी पढ़ी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कोई पर्सन ऐसा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा था, आज वो चाहता है बेटा कि वो नेशन वाइड चला जाए। तो नेशन वाइड वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या कंपनी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, और कंपनी बनाऊँ तो मेरे पास क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी आएगी। कुछ केस ऐसा होगा अगर आप पढ़ोगे तो एक काम करते हैं बेटा, पहले हम केस पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं बेटा अपनी रिक्वायरमेंट को, COD रिक्वायरमेंट। तो प्यारे बच्चों, कहता है किरण इज अ सोल प्रोप्राइटर। ओवर द पास्ट डिकेड हर बिजनेस हैज ग्रोन फ्रॉम ऑपरेटिंग अ नेबरहुड कॉर्नर शॉप selling accessories such as artificial jewelry, bags, hair clips and nail art to a retail chain with 3 branches in the city. Although she looks after the varied function in all the branches, she is wondering whether she should form a company to better manage the business. She also has a plan to open branches countrywide. तो बेटा किरण एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करती थी, एक सिटी में बिजनेस करती थी बेटा। उसके पास कहीं ना कहीं 3 ब्रांचेस थे एक सिटी में, और अब वो प्लान कर रही है बेटा कि वो क्या करेगी, एक कंपनी बनाएगी और नेशन वाइड, कंट्री वाइड बिजनेस करना चाहती है। तो बेटा पॉइंट नंबर सी पूछता है मेरे से, व्हाट रोल विल हर डिसीजन टू गो नेशन वाइड प्ले हर इन चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो बेटा क्या उसके डिसीजन की वजह से क्या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदलनी चाहिए उसको? बेटा बिल्कुल बदलनी चाहिए। आप अगर नेशन वाइड जा रहे हो ना बेटा, तो बाबू कंपनी आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल चीज़ है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, आप खुद सोचो बेटा। नेशन वाइड जाना एक सिटी से आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। बेटा क्या आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी नेशन वाइड जाने के लिए? आप खुद समझ कर चलो बेटा, अगर आप एक सिटी से उठकर चाहते हो कि बेटा मेरा बिजनेस कंट्री वाइड पहुंच जाए, नेशन वाइड पहुंच जाए, बेटा इट विल रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। कहीं ना कहीं बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। और बेटा कंपनी ही एकलौती ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती बेटा, और वहां पर सबसे ज्यादा स्कोप फॉर एक्सपेंशन होता है। और बेटा ये मेरिट भी है कंपनी में, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो प्यारे बच्चों, पहला तो रीजन ये है कि अगर आप नेशन वाइड जाना चाहते हो तो कंपनी ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट होंगे और रिसोर्सेज कंपनी के पास है। दूसरी बात बेटा, अगर आप नेशन वाइड जाना चाहते हो, आप खुद सोचो बेटा, जब आप नेशन वाइड जाओगे तो आपको क्या लगता है बेटा, आपके लिमिटेड मैनेजरियल स्किल से काम चल जाएगा? नहीं बेटा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको नेशन वाइड बिजनेस को टिकाना है। और बेटा मैनेजमेंट अगेन, प्रोफेशनल मैनेज सिर्फ एक ही चीज़ होती है बेटा, वो है कंपनी। यानी कि बेटा कंपनी एकलौती ऐसी चीज़ है जहां हर काम को करने के लिए प्रोफेशनल होता है बेटा। तो बाबू कंपनी की सुटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहली बात बेटा, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात बेटा, एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात बेटा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। चौथी बात बेटा, लोग हेजिटेट भी नहीं होंगे आपको पैसे देते टाइम, क्योंकि कंपनी में बेटा सारे के सारे मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड है। तो प्यारे बच्चों, अगर वो चाहती है नेशन वाइड जाना तो उसको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बदलनी ही पड़ेगी। पॉइंट नंबर डी, व्हाट लीगल फॉर्मेलिटी विल शी हैव टू अंडरगो टू ऑपरेट अ बिजनेस एज अ कंपनी? बेटा जब आप एज अ
कंपनी बिजनेस करोगे तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी आपके सामने आएंगी। बेटा देखो, पहली लीगल फॉर्मेलिटी बता देता हूं, कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन इतना आसान फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। आप पढ़ के आते हो बेटा, कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इज अ एक्सपेंसिव टास्क। एक लेमैन कंपनी का फॉर्मेशन नहीं करा सकता, पैसे भी बहुत चाहिए और टाइम भी बहुत देना पड़ेगा। तो ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है बेटा जो कंपनी के लिए आपको चाहिए। आप इसके अलावा ये भी बात लिख सकते हो बेटा कि अगर एक पब्लिक कंपनी बनाने चलोगे तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और एज अ सोल प्रोप्राइटर आप अकेले हो अभी, तो आपको कहीं ना कहीं 6 और मेंबर भी ढूंढने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा केस 3 ख़त्म हो जाता है। मैं पेज नंबर 68 पर हूँ और यहाँ पर बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात करते हैं बेटा। कहता है जगत इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर अंडर द नेम मॉर्निंग नीड्स इन अ लोकल मार्केट। जगत एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है बेटा मॉर्निंग नीड्स के नाम से। कहता है ही टेक्स ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन खुद लेता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर, बिना किसी की इंटरफेरेंस के, एंड ऑल्सो अर्न अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। और क्योंकि वो रिस्क ले रहा है इसके वजह से उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड भी मिलता है। कहता है बेटा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच जगत हैज प्रमोटेड हिज बिजनेस। बेटा जगत जो बिजनेस कर रहा है कौन सी फॉर्म में कर रहा है बेटा? अगेन आंसर इज वेरी सिंपल, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आप किसी के बर्डन के बिना डिसीजन लेते हो और उसमें आपको आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड बिल्कुल डायरेक्ट मिलता है। एक सोल प्रोप्राइटर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे बेटा, क्योंकि वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहा है बेटा। बाबू जितनी मेहनत करता जाएगा, जितना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सब उसका है बेटा। उसको शेयर नहीं करना किसी के साथ। इट इज अनलाइक पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपके प्रॉफिट शेयर करने के लिए आपके पास पार्टनर होते हैं। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है और आपके प्रॉफिट का सारा रिवॉर्ड आपकी जेब में जाने वाला है। बेटा बी पार्ट कहता है स्टेट एनी 4 फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के कोई 4 फीचर लिख दो। तो प्यारे बच्चों बी पार्ट बड़ा सिंपल है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये तो लिखा ही जाएगा। चलो जी पेज नंबर 69 केस स्टडी नंबर 2। 4 लाइन का केस है बेटा, तो डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, इतनी जल्दी खैर मैं भूलने वाला नहीं हूँ। 5 से ज़्यादा लाइन आएंगी तो बेटा पहले रिक्वायरमेंट। कहता है गगन रन अ गारमेंट शॉप इन अ मॉल। 2 years back he had taken a loan of 20 lakh from HDFC Bank for the renovation of his shop। बाबू गगन एक दुकान चलाता था, 2 साल पहले उसने कोई लोन लिया HDFC बैंक से 20 लाख रुपए का। However, due to his poor health for the past 1 year, his earnings have reduced considerably as he is not able to devote sufficient time to the business। बेटा कहता है 1 साल से उसकी हेल्थ खराब चल रही है जिसकी वजह से वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा और अर्निंग कहीं ना कहीं गिर गई है बेटा। नाउ ही प्लान्स टू सेल हिज शॉप। ठीक है जी, अब वो प्लानिंग कर रहा है कि वो अपनी दुकान बेच देगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस ए रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीइंग डिस्कस्ड अबव। बेटा कौन सी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की? बेटा लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। अगर मैं बुक देखूं बेटा, यहाँ पर हेडिंग लिखी गई है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बेटा नहीं, उसने मुझसे लिमिटेशन पूछी है, ये तो फीचर है। चाहे दोनों का मतलब सेम है बेटा, लेकिन मैं हेडिंग के लिए एनसीईआरटी के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। बेटा हेडिंग के लिए मेरा दायरा हमेशा एनसीईआरटी है और लिमिटेशन में हेडिंग का नाम है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बेटा बिजनेस की लाइफ कुछ भी नहीं है। सोल प्रोप्राइटर अकेला इंसान है बेटा। अगर बेटा मर जाए, फिजिकली इल हो जाए, मेंटली इल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, बिजनेस में कम्स टू एन एंड। और बेटा अगर आप फिजिकली भी इल हो तो कहीं ना कहीं बेटा कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है
कि एक पर्सन अकेला गगन बिजनेस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ बेटा बिजनेस उसको चलाने नहीं दे रही और उसकी अर्निंग गिर रही है। तो बेटा दिखाई दे रहा है कि उसकी हेल्थ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बेटा उसके बिजनेस पर डेट्रीमेंटल है बेटा, खराब इम्पैक्ट है। तो बेटा ये कौन सी लिमिटेशन है? लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। और बी पार्ट में आपसे पूछता है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 अदर लिमिटेशन ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप की बची हुई 3 और लिमिटेशन बेटा चिपका देना, सिंपल बात। तो प्यारे बच्चों मैं मूव ऑन कर रहा हूं केस स्टडी नंबर 3 की तरफ। Suppose the total outside liability of Flavors as a fast food restaurant are 18 lakh at the time of dissolution, but assets are worth only 16 lakh. How will that debt be repaid if it is a sole proprietorship organization? बेटा आपको बोलता है कोई फ्लेवर रेस्टोरेंट है, उसकी टोटल लाइबिलिटीज 18 लाख है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बेटा जब बंद हो रहा है, जब वो बिजनेस बंद हो रहा है रेस्टोरेंट, 18 लाख के कर्जे हैं बेटा और 16 लाख रुपए की एसेट है। कैसे पे की जाएंगी अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? बेटा सोल प्रोप्राइटर में हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन सच अ केसेस सोल प्रोप्राइटर की आप पर्सनल एसेट को बेच दोगे और 2 लाख का कर्जा जो बच जाएगा बेटा वो भी चुकता दोगे। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, ऐसा केस अभी मैंने पहले भी किया है 2 क्वेश्चन पहले। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 4 की बात करते हैं। सुमित इज रनिंग एन ऑटो रिपेयर गैरेज, ही नाउ वांट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। सुमित कोई बेटा गैरेज चलाता है, आज बिजनेस बढ़ाना चाहता है। आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल हिज सेविंग्स ही इज स्टिल शॉर्ट ऑफ ₹2 लाख। बेटा सारी सेविंग लगाने के बाद भी अभी 2 लाख कम रह गए हैं। बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आर हेजिडेंट to give him loan due to the instability associated with this form of business organization। बेटा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो पूरा केस घूम गया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा। बाबू बोल रहा है बैंक डर रहा है आपको लोन देते टाइम क्योंकि आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है। ठीक है जी बेटा। बाबू कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द रिलेटेड डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। खुद ब खुद गा दिया इसने सब कुछ। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन सी डीमेरिट रिलेट करती है इस केस के साथ? लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बेटा बैंक डरता है आपकी एक लिमिटेड एज है, आप अकेले इंसान हो, मर जाओगे तो बैंक का लोन भी मर जाएगा कहीं ना कहीं। तो बेटा बैंक डरते हैं सोल प्रोप्राइटर को लोन देते टाइम। और कभी आपने देखा नहीं होगा किसी सोल प्रोप्राइटर को हजारों करोड़ में लोन हुए हो बेटा, क्योंकि बैंक हमेशा ही डरेंगे, इंसान है कभी भी मर सकता है। और यही बात अगर कंपनी के एंगल से सोचोगे बेटा तो कंपनी में हैव अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी बेटा बहुत लंबे टाइम तक चलती है, कंपनी की डेथ बेटा बहुत जल्दी नहीं होती। तो बेटा इसी केसेस में कंपनी को हजारों करोड़ के लोन हो जाते हैं। चलो जी पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस टू अ पार्टनरशिप हेल्प हिम इन सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम? बेटा अगर वो पार्टनरशिप फर्म बना ले तो कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? याद कराता हूं बेटा, एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म में हैव अ मोर रिसोर्सेस। आप खुद याद करो बेटा, एडवांटेजेस में पार्टनरशिप में एक हेडिंग थी मोर फंड्स और लिमिटेशन में हेडिंग थी लिमिटेड रिसोर्सेस। और मैंने जब बैच में पढ़ाया था मैंने आपसे पूछा था ये बताओ क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? एडवांटेज कह रही है मोर फंड, पैसे बहुत हैं जी, और लिमिटेशन कह रही है लिमिटेड रिसोर्सेस, पैसे बहुत कम है जी। मैंने आपको बताया था बेटा ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मेरिट्स में जब ये लिखता है मोर फंड तो ये कंपेयर करता है पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटर के साथ कि एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और होते भी है बेटा। सोल प्रोप्राइटर एक इंसान, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। तो एक इंसान जो पैसा लाएगा और जो 50 इंसान पैसा लाएंगे कभी बराबर नहीं होंगे बेटा। 50 लोग ऑब्वियसली बेटा कुछ बहुत ज़्यादा ला सकते हैं आपसे। तो बेटा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। और बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज जब लिमिटेशन में लिखता है तो ये कंपेयर करता है बेटा कंपनी के साथ कि पार्टनरशिप आप में तो मैक्सिमम 50 ही लोग हो सकते हैं, कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं।
तो बेटा आप 50 लोग जो पैसा लाओगे वो तो बेटा कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है बेटा। तो बाबू खैर केस स्टडी पे वापस लौटता हूं। अगर बेटा वो 2 लाख रुपए से शॉर्ट था बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, क्या पार्टनरशिप फर्म उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? बेटा कर देगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में पार्टनरशिप के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। आप 2 पार्टनर, 4 पार्टनर, 6 पार्टनर, 10 पार्टनर, 50 तक कितने भी पार्टनर जोड़ लो, और जब आप इतने सारे पार्टनर जोड़ोगे कहीं ना कहीं वो पैसा ले आएंगे, और जो आपकी 2 लाख की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म आपकी प्रॉब्लम पूरे हद तक सॉल्व कर देगी। तो प्यारे बच्चों ये थी केस स्टडी नंबर 4। बात करेंगे केस स्टडी नंबर 5 की। Deepak started a catering business few years back. Due to the perpetual losses in the business, he has now decided to close it down. बेटा दीपक ने कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सालों से लॉस चलने के बाद वो सोच रहा है कि बिजनेस बंद कर दूं। He owes 3 lakh to a supplier from whom he had been procuring goods on credit. बेटा कहता है क्रेडिटर के आज भी 3 लाख और उसने देने हैं जिससे वो उधार पर सामान खरीदता था। His business funds are insufficient to repay the debt. उसके बिजनेस में पैसा नहीं है जो इस 3 लाख के कर्जे को चुकता दे। In the context of the above case, can supplier recover his dues from the personal asset of the Deepak? Since the business assets are insufficient, why or why not give reason in support of your answer? बेटा क्या दीपक की पर्सनल एसेट बेची जा सकती हैं? अगर आंसर हाँ है या ना है तो बेटा क्यों का जवाब देना है। बेटा बिल्कुल बेची जा सकती हैं। दीपक क्या है बेटा? एक सोल प्रोप्राइटर है, और अगर आपने 3 लाख सप्लायर के नहीं दे पा रहे हो अपनी बिजनेस एसेट से तो आपकी पर्सनल एसेट बेची जाएंगी। सोल प्रोप्राइटर की बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर्स पर्सनल एसेट कुड आल्सो बी सोल्ड आउट। तो बेटा बेच सकते हो आप, कानून के अकॉर्डिंग है ये चीज। तो बेटा सिंपल सी केस स्टडी थी। हम बढ़ रहे हैं केस स्टडी नंबर 6 की तरफ। Arihant has started his own coaching center after retirement. He is very happy doing this business as he can carry out his plan without any interference from other. Moreover, there is no separate law that govern his business. प्यारे बच्चों मेरे को तो केस बिल्कुल क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। पॉइंट नंबर ए रिक्वायरमेंट का, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन under which Arihant has promoted his business. बेटा कहता है अरिहंत डिसीजन ले सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस के, एंड देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न द बिजनेस। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, आंसर तो बहुत सिंपल है बाबू। देखो बाकी चारों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक लॉ लगता है। मैं बात करूं पार्टनरशिप की तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनीज एक्ट 1956, पुराना नाम नया नाम कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ऊपर लॉ लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो बेटा बाकी बची हुई चारों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी लॉ से गवर्न होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेली ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। तो बेटा जैसे ही ये हिंट दिया आपने केस में, मैं तुरंत समझ गया बेटा कहीं ना कहीं बात करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप की ही। तो बेटा बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। स्टेट एनी 2 मेरिट ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन विच आर नॉट मेंशन्ड इन द अबव पैरा। बेटा 2 ऐसी मेरिट लिख देना सोल प्रोप्राइटरशिप की जो अबव पैरा में ना दी हो। अब बेटा बात उठती है कि अबव पैरा में मेरिट क्या दी गई है। बाबू देखो अगर आप देखोगे वो कह रहा है कि वो प्लान कर सकता है बिना किसी की इंटरफेरेंस के। दैट मीन्स अगर मैं मेरिट की बात करूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग की बात चल रही है। बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग भी तो ये कहता है सोल प्रोप्राइटर आपको कोई इंटरफेयर करने वाला तो है नहीं, तो आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो, प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हो। तो बेटा ये मेरिट का बात जो हुई हुई है वो क्विक डिसीजन मेकिंग है। तो बची हुई बेटा 4 मेरिट में से कोई भी मेरिट आप चिपका सकते हो। इसके अलावा मुझे एक और बात लगती है बेटा, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी मत लिखना, क्योंकि जब आप बिना किसी के इंटरफेरेंस के डिसीजन लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेटा एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एक मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो भी इससे रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं।
बेटा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेटिस्फैक्शन बना रहता है कि मैं डिसीजन ले रहा हूं, सारे मेरे डिसीजन है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बिजनेस तरक्की करता है तब भी आप सोचते हो चलो डिसीजन मेरे हैं, मेरी वजह से तरक्की कर रहा है। और अगर बिजनेस में लॉसेस भी हैं तब भी आप ये सोचते हो चाहे बिजनेस लॉस में है लेकिन बेटा डिसीजन तो मेरे ही है ना। तो बेटा कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होता है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। तो बेटा आप दो मेरिट कोट मत करना बेटा बी पॉइंट में, ना तो क्विक डिसीजन मेकिंग ना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, बाकी कुछ भी लिख दो बेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दो, डायरेक्ट इंसेंटिव की बात भी कर सकते हो। चलो जी बेटा हम मूव ऑन करते हैं केस स्टडी नंबर 7 की तरफ। रीता एंड मीटा आर रनिंग अ कन्फेक्शनरी शॉप इन अ क्लब, बोथ हैव इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। बेटा दो लोग रीता और मीता मिलकर एक कन्फेक्शनरी शॉप चलाते हैं किसी क्लब में। कहता है दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, ठीक है जी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशो। और मुझे बेटा पीएसआर भी बताता है, कहता है दोनों की पीएसआर इक्वल है बेटा। और यहीं बता दूं बेटा अगर आपसे पूछे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो पार्टनरशिप। और ये पार्ट ने मुझसे यही पूछ रखा है बेटा कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अरे दोनों ने 5-5 लाख लगाए हुए हैं, दोनों का पीएसआर आप दे देते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे देते हो, तो बचा ही क्या बेटा क्वेश्चन में। तो बाबू कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप। और बी पार्ट बोलता है कोई 3 फीचर लिख दो। तो बेटा पार्टनरशिप के हमने 7 फीचर पढ़े, कोई 3 चिपका देना। चलो जी लास्ट केस स्टडी आज की करते हैं बेटा। बाबू यहाँ पर रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास 3 रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले मैं 2 रिक्वायरमेंट की चर्चा करूंगा। इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बिमेश बाइंडिंग ऑन अरुण एंड सजार टू स्टेट द रिलेटेड फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सही बात बताऊं तो मुझे केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट में ही सब चीजें क्लियर कर रखी हैं। बेटा कहता है बिमेश ने कोई गलत एक्ट कर दिया, क्या वो अरुण और सजार पे बाइंडिंग होगा, और होगा तो पार्टनरशिप का कौन सा फीचर है बेटा। बाबू म्यूचुअल एजेंसी, याद करो म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है बेटा। आज शुरुआत भी इसी केस स्टडी से करी थी और अंत भी इसी केस स्टडी से कर रहे हैं बेटा। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है, एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है बेटा, खाली वो एक्ट आपके या एक किसी इंडिविजुअल पार्टनर पे नहीं लगता। अगर एक पार्टनर ने किसी जगह पर सिग्नेचर कर दिया, किसी ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर दिया बेटा, तो ये मत कहना कि जिसके साइन है बेटा सिर्फ उसी पर ही एग्रीमेंट लगेगा। बाबू पार्टनरशिप में डेफिनेशन क्लियर करती है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फर्म चला सकते हैं बेटा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेटा एक इंसान भी अपने एक्सेस सारी फर्म बाइंड कर सकता है। तो बेटा ये फीचर की मैंने बात करी। बात करते हैं पॉइंट बी की। कैन अरुण एंड सजार फाइल अ केस अगेंस्ट बिमेश, वाई और वाई नॉट, गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बाबू अरुण और सजार बिमेश के खिलाफ केस कर सकते हैं क्या, वाई और वाई नॉट। मेरे प्यारे बच्चों मैं केस पढ़े बिना ही आपको एक बात बोल देता हूं। बाबू पार्टनरशिप में हमने रजिस्ट्रेशन के बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे बेटा। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है तो बेटा आप किसी के खिलाफ भी केस कर सकते हो, और अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के खिलाफ केस कर सकती, और ना ही पार्टनरशिप फर्म किसी आउटसाइडर के खिलाफ केस कर सकती। आउटसाइडर हमेशा ही केस कर सकता है वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। चलो क्या बेटा केस पढ़ लो, अगर रजिस्टर्ड है तो बेटा अरुण और सजार केस कर सकते हैं बिमेश के खिलाफ, और अगर बेटा रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा कोई केस हो नहीं सकता। चलो जी पढ़ते हैं। कहता है अरुण बिमेश एंड सजार आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म मैन्युफैक्चरिंग एसी, देयर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। सेकेंड लाइन नहीं बेटा सब कुछ क्लियर कर दिया। कहता है उनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, और बेटा जब रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, अरुण और सजार बिमेश के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते बेटा, लॉ में अलाउ नहीं किया बेटा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं रिक्वायरमेंट सी भी पढ़ दूं तो कहता है लिस्ट एनी 2 वैल्यूज इग्नोर्ड बाय बिमेश।
कौन सी दो वैल्यू बिमेश ने इग्नोर करी। प्यारे बच्चों वैसे बता देता हूँ सीबीएसई एलिमिनेट कर चुका है वैल्यूज वाले क्वेश्चन को, लेकिन बेटा आज तक ये बुक प्रिंट करती हैं बाबू, ये फ्री के नंबर होते हैं और अब बेटा अच्छे दिन जा चुके हैं। जब अच्छे दिन आए थे बेटा तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते थे, अब अच्छे दिन जा चुके हैं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले बोर्ड्स में। वैल्यूज लिखनी क्या होती है बेटा, अगर ये एक नंबर में भी आया तो भी एक नंबर फ्री है, और अगर 3-4 क्वेश्चन में आ गया तो 3-4 नंबर फ्री दे जाएगा आपको। वैल्यू का मतलब होता है बेटा आपने देखना होता है कि सोसाइटी का क्या भला कर रहे हो और आप कहां से सोसाइटी को धोखा दे रहे हो। आपको कहता है दो वैल्यू बता दो जो फॉलो की हैं, दैट मीन्स देख लो बेटा कहीं ना कहीं केस में कोई सोसाइटी का भला सोच रखा होगा आपने। और अगर आपको कहता है कौन सी दो वैल्यू इग्नोर कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे होंगे बेटा। तो अगर आप केस पढ़ लोगे तो बेटा वैल्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी आज की केस स्टडी खत्म हो जाती है बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।